हेलो एवरीवन, आई एम शाश्वत द्विवेदी और आज बच्चों जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लैक ओपेरॉन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का बच्चों ये टॉपिक है। इसमें अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। हम लोगों ने देखा है डीएनए। डीएनए के बाद हम लोगों ने देखा डीएनए का रेप्लिकेशन, देन आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और भी बहुत से टॉपिक। और अब बच्चों हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन को पढ़ने से पहले हम लोग को एक टॉपिक कवर करना है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसका सब टॉपिक है लैक ओपेरॉन। ओके, एग्जाम के बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 10 ईयर में 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आ जाता है। ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बच्चों पहले हम लोग देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? समझो बच्चों, ये आपके पास था डीएनए, इससे हुआ फॉर्मेशन आरएनए का और फिर ट्रांसलेशन हुआ और एक प्रोटीन बन गया। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब समझना, यहां पे था एक जीन। इस जीन का फंक्शन क्या था? इस जीन का फंक्शन था बच्चों प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। इस जीन का ये फंक्शन था कि इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करे। प्रोटीन का फॉर्मेशन इस जीन ने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जीन क्या है? एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फिर क्या हुआ? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन का मतलब बच्चों सिंपल होता है कंट्रोल। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल। आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन ऑन किया। आपको और भी ज्यादा गर्मी लग रही है, आपने क्या किया? फैन का रेगुलेटर, सिर्फ आपने रेगुलेटर के पास गए, आपने उसको तेज कर दिया। पहले पॉइंट पे था, फिर सेकंड पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4, फिफ्थ पॉइंट तक आपने किया। ओके, अब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया कि अब मुझे बाहर जाना है, तो आपने स्विच ऑफ किया और चले गए। तो आपने फैन को ऑन किया, ऑफ किया, उसकी स्पीड को बढ़ाया, घटाया, ये सब किसने कंट्रोल किया? आपने। इसका मतलब फैन को किसने रेगुलेट किया? आपने। उसी तरीके से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन को एक्सप्रेस करने के लिए कंट्रोल करना। कब जीन को एक्सप्रेस करना है और कब जीन को एक्सप्रेस नहीं करना है। समझो बच्चों, समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल जीन टू एक्सप्रेस। ये बच्चों सिचुएशनल है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम जीन को एक्सप्रेस होने देंगे, जब जरूरत नहीं होगी तब हम जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब जीन के एक्सप्रेस होने से स्टॉप करना नहीं होता है, कंट्रोल करना होता है। समझो बच्चों, कुछ चीजें क्या होती हैं कि कुछ एंजाइम्स हमें होते हैं, वो हमें हमेशा एक्सप्रेस चाहिए। कुछ जीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। और क्या होता है? और होता है बच्चों आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये सब हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं। लेकिन कुछ जीन्स होते हैं बच्चों जिनकी सिचुएशनल जरूरत होती है। जैसे हम लोगों ने कुछ खाया, कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाने के लिए एक एंजाइम आएगा, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हाइड्रोलाइज करेगा, फूड को हाइड्रोलाइज करेगा। तो बच्चों उसके लिए क्या है? कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ। तो इस बात को ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या है कि एक किसी भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सेकेंड एग्जांपल बच्चों समझो, आप लोग कहीं बाहर चले गए, किसी कोल्ड एरिया में चले गए, किसी गर्म एरिया में चले गए, एकदम वार्म क्लाइमेट है उसका, तो आपकी बॉडी भी कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। समझे, आपकी बॉडी भी कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। किसके लिए? एडॉप्टेशन के लिए। उससे क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस हो रहे हैं।
मतलब कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशन, ये सब रेगुलेट कर रहे हैं आपके जीन को एक्सप्रेस होने में। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसको बच्चों आराम से नोट करिए। ये है इट मीन्स जीन regulates by मेटाबॉलिक के बाद फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलेट कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये होता कहां पे है। दो तरीके के बच्चों सेल्स हम लोगों ने देखे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दोनों में देखते हैं, दोनों में हम लोग क्या देखेंगे कि जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। हमारे पास बच्चों एक सेल है एक सेल है, इस सेल में एक न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो मतलब बच्चों ये कौन सा सेल हो गया, ये सेल है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, ये है यूकैरियोटिक सेल। अभी अगर ये यूकैरियोटिक सेल है ये आउटर मेम्ब्रेन बच्चों न्यूक्लियस की, और ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर पोर बना दिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कि डीएनए है, समझना बच्चों, डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इसमें एचएनआरएनए फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एचएनआरएनए का। हम लोगों ने देखा था एचएनआरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा बच्चों, स्प्लाइसिंग होगी। ये आपका एचएनआरएनए है, इसकी स्प्लाइसिंग हुई, यहां पे बन गया आपका एमआरएनए। ठीक है, ये बन गया आपका एमआरएनए। ये था बच्चों आपका ट्रांसक्रिप्शन, यहां पे हुआ आपकी स्प्लाइसिंग, और ये है आपका एमआरएनए। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि एमआरएनए का फॉर्मेशन कहां हुआ है, न्यूक्लियस में। अब एमआरएनए क्या होगा, एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट होगा, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होगा कहां से, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। बाहर साइटोप्लाज्म है बच्चों, साइटोप्लाज्म, तो ट्रांसपोर्ट हुआ किसका, एमआरएनए का। एमआरएनए आया और एमआरएनए का फिर क्या हुआ बच्चों, यहां पे ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन। ये बच्चों हो गया आपका ट्रांसलेशन। ओके, तो हमने देखा बच्चों कि यहां पे डीएनए से लेकर प्रोटीन तक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितने स्टेप्स हुए, काउंट करते हैं। तो पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट, सेकेंड स्प्लाइसिंग, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट, एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसलेशन। गॉट इट। अब बच्चों देखो, जीन का हमें रेगुलेशन करना है, तो जीन का रेगुलेशन हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। जीन का रेगुलेशन हम लोग करेंगे, एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकते हैं, सेकंड स्प्लाइसिंग लेवल पे कर सकते हैं, थर्ड ट्रांसपोर्ट होने से रोक दें, यहां पे रेगुलेशन कर दें, चौथा रेगुलेशन बच्चों यहां ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल में जीन रेगुलेशन एट 4 लेवल। पहला कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल,
सेकेंड वन इज स्प्लाइसिंग, सेकेंड वन इज स्प्लाइसिंग। थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशनल लेवल ये हो गया आपका यूकैरियोट। अब अगर सेल प्रोकैरियोट है तब क्या होगा, देखते हैं बच्चों प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है। प्रोकैरियोट सेल में पहले क्या होगा कि न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, आपस में मिले हुए होते हैं। तो यहां पे बच्चों सिंपल होगा कि ये होगा आपका डीएनए, डीएनए से बना ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहीं पे कुछ समय के बाद ही, अभी हुआ नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बच्चों? तो इसका मतलब इसको जीन को कहां रेगुलेट आप करेंगे, इसके जीन को रेगुलेट करने का बस एक पॉइंट है, वो है ट्रांसक्रिप्शन से पहले, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पॉइंट। ओके, सो इन प्रोकैरियोटिक सेल gene regulated at predominant site of transcriptional initiation, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले ही इसमें जीन का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पहले जीन रेगुलेशन किसको कहते हैं, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कितने लेवल्स पे हम लोग जीन रेगुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि जीन रेगुलेशन करता कौन है, ठीक है, होता कैसे है। देखो समझना बच्चों ध्यान से, ये है आपका डीएनए, बहुत ही आराम से समझना बच्चों, ये है आपका डीएनए। ठीक है, अब डीएनए में एक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक होता है प्रमोटर और एक होता है टर्मिनेटर। बीच में क्या होता है, बीच में हम लोग पढ़ा, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। हम लोग को बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ना है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होंगे। ठीक है, इस जीन ने क्या किया, इस जीन ने 5' to 3' एंड इसने क्या किया, इसने फॉर्मेशन किया एमआरएनए का। देखो बच्चों, इसने एमआरएनए का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इस एमआरएनए ने आगे चल के एंजाइम बना लिया। क्या बना लिया, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम बना लिया। यहां पर भी बच्चों एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। यहां पर भी बच्चों जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इस जीन ने भी बच्चों क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3' एंड इसने भी एमआरएनए बनाया।
इसके एमआरएनए से एक प्रोटीन बना, समझो बच्चों, इसके एमआरएनए से एक प्रोटीन बना। अब इस प्रोटीन ने क्या किया, ये प्रोटीन जो होगा बच्चों, ये प्रोटीन रेगुलेट करेगा स्ट्रक्चरल जीन को, ये प्रोटीन रेगुलेट करेगा स्ट्रक्चरल जीन को, इसलिए इस प्रोटीन को कहेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इस प्रोटीन ने रेगुलेट किया इसलिए इसको कहा गया रेगुलेटरी प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये प्रोटीन जिस जीन से बनी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी जीन। ठीक है। अब बच्चों यहां पे दो केस होगा, दो कंडीशन हो सकता है, कंडीशन वन और कंडीशन 2। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 ये है बच्चों कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, इनहेंस कर दे, इंक्रीज कर दे, मतलब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट करे, पॉजिटिव इफेक्ट कर दे, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। जो रेगुलेटरी प्रोटीन पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा उसको कहा जाएगा एक्टिवेटर। समझना बच्चों ध्यान से, जो रेगुलेटरी प्रोटीन पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा उसको कहा जाएगा एक्टिवेटर, और यही अगर रेगुलेटरी प्रोटीन निगेटिव इंपैक्ट करेगा, निगेटिव इंपैक्ट करेगा मतलब उसके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, इस जीन के एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देगा, मतलब कि रेगुलेशन वहां पे करेगा, निगेटिव इंपैक्ट कर देगा, तो इसको कहा जाएगा रिप्रेशर, इसको कहा जाएगा रिप्रेशर। ठीक है, एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जीन रेगुलेट होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जीन रेगुलेशन के लिए एक मॉडल दिया गया, उसको कहा गया ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, अब ओपेरॉन मॉडल क्या था समझो बच्चों, पहले ओपेरॉन का मतलब क्या है, ओपेरॉन मॉडल क्या है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में बच्चों ओपेरॉन का मतलब समझना, फॉरेन कंट्रीज में एक म्यूजिकल ड्रामा होता है, उसको कहा जाता है ओपेरा। ठीक है, ओपेरा में क्या होता है, ढेर सारे म्यूजिशियंस होते हैं, सबके पास अपना इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई गिटार लिया हुआ है, कोई ड्रम लिया हुआ है, कोई ट्रम्पेट लिया हुआ है, सबके पास अपने अपना होता है। वहीं पे बगल में एक सिंगर भी होता है, और एक परफॉर्म करने के लिए, इन सबको गाइड करने के लिए, इन सबको गाइड करने के लिए वहां पर एक इन लोग का मेंटर भी होता है। समझा बच्चों, तो जो मेंटर है, जो इन लोग को गाइड कर रहा है, समझा रहा है, इसका मतलब वो इन सबको रेगुलेट कर रहा है। उसी तरीके से ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन है, ओपेरॉन का मतलब क्या हुआ, ओपेरॉन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये समझना कि ओपेरॉन का मतलब क्या हुआ, वन जीन दैट regulates the other cluster of genes or structural genes। स्ट्रक्चरल जीन्स बच्चों ढेर ज्यादा थी, एक से ज्यादा होती हैं। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक केस में पॉलीसिस्टोनिक होता है, ज्यादा होती हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए एक जीन होता है रेगुलेटरी जीन। जिस तरीके से वो मेंटोर इन सबको रेगुलेट कर रहा था ओपेरा में सारे अपने म्यूजिशियंस को, उसी तरीके से बच्चों एक जीन रेगुलेट करती है क्लस्टर ऑफ जीन और स्ट्रक्चर ऑफ जीन को। समझ में आया, इसको कहा जाएगा ओपेरॉन। इस मॉडल को कहा गया ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, लैक का मतलब बच्चों क्या हुआ, लैक का मतलब होता है, लैक रिफर्स टू लैक्टोज। लैक्टोज समझो बच्चों, लैक रिफर्स टू लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। लैक्टोज एक क्या है, लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। ठीक है, ये बच्चों एक डायसैकेराइड है।
डायसैकेराइड है, डायसैकेराइड है, ठीक है। लैक्टोज एक डायसैकेराइड है, मिल्क शुगर है। अब बच्चों समझो, लैक ऑपेरॉन किसने दिया? लैक ऑपेरॉन को डिस्कवर किया किसने दिया था? जैकब एंड मोनोड ने, जैकब एंड मोनोड। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कब दिया था? 1961 में, ठीक है। किस पे दिया था? प्रोकैरियोटिक सेल में। इन्होंने ई कोलाई पे वर्क किया था। ई कोलाई बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट है। जितने भी ओपेरॉन बच्चों होते हैं, ओपेरॉन केवल लैक ओपेरॉन ही नहीं होता, अलग अलग तरीके के ओपेरॉन्स होते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी होता है, अलग अलग तरीके का। आपके सिलेबस में केवल लैक ओपेरॉन है, आप इसको समझो। अलग अलग तरीके का ओपेरॉन होगा, हर ओपेरॉन का स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर भी होगा। रिप्रेसर मैंने बताया था। उसी तरीके से बच्चों ऑपरेटर जीन भी एक होता है, ऑपरेटर जीन। अभी अब मैं बताता हूं आपको, देखिए इस तरीके का बच्चों फॉर्मेशन हुआ। ओपेरॉन क्या है? ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, और यहां पे स्ट्रक्चरल जीन है। यहां पे अभी आप बस ये ध्यान रखो कि ये स्ट्रक्चरल जीन है। कौन सी होती है अभी बताता हूं। प्रमोटर के बाद बच्चों ऑपरेटर है, ठीक है। सभी की जितने भी अलग अलग तरीके के ओपेरॉन होते हैं उसमें यहां ऑपरेटर जीन होता है। अभी हम लोग ऑपरेटर जीन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ऑपरेटर जीन तो लैक ओपेरॉन में सबका स्पेसिफिक, ऑल ओपेरॉन्स हैव देयर स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, ठीक है बच्चों। यहां तक देख लिया। अब देखते हैं कि ई कोलाई पे लैक्टोज कैसे वर्क करता है, लैक ओपेरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये देखा जाता है। लैक ओपेरॉन में बच्चों दो तरीके की जीन होगी। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ जीन्स। तो पहला होता है बच्चों, फर्स्ट वन इज रेगुलेटरी। ये बच्चों वही रेगुलेटरी प्रोटीन है जो रिप्रेसर बना रही थी। तो यहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी होती है? रिप्रेसर होती है। रिप्रेसर का काम क्या था बच्चों? रिप्रेसर का काम निगेटिव था, ठीक है। तो इनहिबिटर का काम करती है, ये, ओके। रिप्रेसर जीन इनहिबिटर का काम करेगी। इसको किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय आई। इसको डिनोट करेंगे आई जीन से। आई जीन से बच्चों इसको डिनोट करेंगे। आप लोग आई का मतलब इनहिबिटर समझना। आई का मतलब इनहिबिटर। बुक में बच्चों एक लाइन और लिखी हुई है कि आई मींस इनहिबिटर, आई मींस इंड्यूसर नहीं होता है। आप लोग को उस लाइन को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? एग्जाम टाइम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यहां पे बच्चों आप लोग चाहे जितना पढ़ोगे कि आई मींस इंड्यूसर नहीं होता, इनहिबिटर होता है, लेकिन आप जब भी एग्जाम देने बैठोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आई मींस इंड्यूसर टिक कर दोगे। इसलिए आप लोग को एक ही याद रखना है, आई मींस इनहिबिटर, ओके। दूसरा था हम बच्चों, दूसरा कौन सी जीन है? दूसरी जीन है स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरॉन में बच्चों तीन तरीके की स्ट्रक्चरल जीन होती हैं, ओके। तीन तरीके की स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो,
ZYA। ये आपको अलग अलग बुक में लैक जेट, लैक वाई और लैक ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, तो लैक जेट, जेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? जेट जेट जीन किसका सिंथेसिस करेगा? जेट सिंथेसिस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस एंजाइम का सिंथेसिस करेगा। ये एंजाइम क्या वर्क करता है? ये एंजाइम करता है बच्चों, इस एंजाइम का वर्क क्या है? ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगा। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगा किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इट हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्यों बना रहा है? इससे क्या बेनिफिट है? समझो, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, जब डेयरी प्रोडक्ट में जाता है कई बार, या मिल्क प्रोडक्ट जो भी होते हैं, वहां पे उसको लैक्टोज मिलेगा। लैक्टोज से क्या होता है कि उसको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। अगर ग्लूकोज नहीं है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उसके पास एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसकी हेल्प से वो लैक्टोज को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और फिर वो ग्लूकोज का यूज करेगा अपने एनर्जी के लिए। ओके, अब बच्चों वाई वाई किस चीज का सिंथेसिस कर रहा है? वाई जीन जो है ये बना रहा है बच्चों परमीएज। परमीएज ये किसके लिए होता है बच्चों? परमीएज जीन फैसिलिटेट्स टू परमिबिलिटी। इट्स ये किसके लिए होता है बच्चों? परमिबिलिटी ऑफ द सेल। इट्स फॉर परमिएबिलिटी ऑफ द सेल एंड फैसिलिटेट्स, किसके लिए परमिबिलिटी बढ़ाएगा बच्चों? लैक्टोज के लिए और बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ठीक है, एंड फैसिलिटेट्स फॉर लैक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही वो एंजाइम है बच्चों जो लैक्टोज को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। ए फॉर, ए जीन किसको करेगा सिंथेसिस? ट्रांस एसिटाइलेज को। ट्रांस एसिटाइलेज, ये बच्चों इसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि ये क्या वर्क करता है, तो समझना ये क्या करता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है सेल को। किस तरीके से? जब परमीएज बच्चों अलाउ करेगा लैक्टोज के फैसिलिटेट इसको लैक्टोज को सेल के अंदर फैसिलिटेट करेगा, इसकी परमिबिलिटी ऑफ सेल की बढ़ा देगा, तो ट्रांस एसिटाइलेज करेगा, जो अदर मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ अगर आ जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। समझ गए? मतलब सेल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। इसका क्या मैकेनिज्म है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जीन लैक ओपेरॉन में होते हैं। लैक ओपेरॉन में 3 और जीन होंगे। पहला जीन होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करेगा बच्चों? कंट्रोल करेगा किसको? स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को। एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, ऑपरेटर कंट्रोल करेगा एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जब रिप्रेसर इससे बाइंड होगा, व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स, व्हेन रिप्रेसर
बाइंड्स विद ऑपरेटर, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑपरेटर जीन क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ। ठीक है बच्चों। सेकंड है प्रमोटर, समझो। सेकंड वन इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है बच्चों? प्रमोटर, हम लोगों ने बच्चों ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम कौन सा था? आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाता है। कब? जब ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ नहीं है, यानी फंक्शनल है। ऑपरेटर जीन फंक्शनल है, ठीक है। तो अब प्रमोटर क्या है? प्रमोटर, इट बाइंड्स with RNA polymerase and it binds with RNA polymerase when operator gene is functional एंड थर्ड पॉइंट बच्चों, इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या होता है? इंड्यूसर बच्चों वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से इंड्यूसर वो केमिकल सब्सटेंस होता है, अगर ये मीडियम में है, अगर ये मीडियम में है तो रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, उसमें कुछ उसके स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करेगा और वो बाइंड नहीं होने देगा ऑपरेटर से। ये सब बातें बच्चों कैसे समझोगे? समझो इस तरीके से समझो कि आपके पास ये है ओपेरॉन और एक ये है ओपेरॉन, समझना बच्चों। एक ये ओपेरॉन है, एक ये ओपेरॉन है। ये है आपका प्रमोटर, ये है आपका रिप्रेसर आई जीन, ये है प्रमोटर, फिर यहां पे बच्चों आ गया आपका ऑपरेटर। स्ट्रक्चरल जीन तीन मैंने बताए थे बच्चों, जेड वाई ए। सेम यहां पर बच्चों है, दो कंडीशन है, जेड वाई ए, ठीक है। देखना एक मीडियम है बच्चों, आपके पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये है ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के चारों ओर आपने बच्चों क्या किया? लैक्टोज डाल दिया। यहां पे बच्चों क्या है? इसके मीडियम में लैक्टोज है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चरल जीन बच्चों क्या है? वाई क्या बनाएगा? परमिएस। परमिएस का मतलब क्या होगा? कि परमिबिलिटी के लिए। तो अगर परमिबिलिटी हो जाएगी तो बच्चों ये इस तरीके से ये परमिएबल कर देगा। वाई जीन इसको क्या करेगा? परमिएबल बना देगा। अब बच्चों आप समझो, दो कंडीशन है, या तो मीडियम में लैक्टोज होगा या तो मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा। तो इन एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, एब्सेंट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज क्या है बच्चों? लैक्टोज है इंड्यूसर।
लैक्टोज यहां पे क्या काम कर रहा है, इंड्यूसर का। क्या लैक्टोज के अलावा भी दूसरा कोई इंड्यूसर का काम कर सकता है? हाँ बच्चों, लैक्टोज के अलावा एलोलैक्टोज भी इसका काम कर सकता है। तो यहां पे आप लोग इसको भी नोट करेंगे कि एलोलैक्टोज, ये दोनों क्या है, इंड्यूसर है। ठीक है बच्चों, अब समझना, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ये तो लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा, तब नॉर्मली ये होगा बच्चों, ये आई जीन एक रिप्रेसर 5' to 3' mRNA बनाएगा। रिप्रेसर mRNA, सिंपल समझो बच्चों, रिप्रेसर mRNA बनाएगा। इससे क्या होगा, इससे बच्चों एक रिप्रेसर बनेगा, एक प्रोटीन बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेसर। ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन जाके बाइंड हो जाएगी ऑपरेटर से। जब ये प्रोटीन बच्चों बाइंड हो जाएगी ऑपरेटर से, तो यहां पर है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बच्चों इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, ये प्रमोटर से बाइंड होता है, और ऑपरेटर फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया है रिप्रेसर। ये है आपका रिप्रेसर। तो ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स का जो काम है बच्चों, इनका काम था जो सिंथेसिस करना, इनका काम था सिंथेसिस करना। जेड किसका सिंथेसिस कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, वाई परमिएज का, ए ट्रांसएस्टाइलेज का। तो इनका सिंथेसिस नहीं करेगा। ओके, व्हेन इट बाइंड्स विद, ओके, व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर। Then no transcription and no enzyme synthesis। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद ये है कि आपके पास लैक्टोज है, एलोलैक्टोज है। अगर ये दोनों बच्चों एज ए इंड्यूसर प्रेजेंट है, एज ए इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो तब क्या होगा, तब बच्चों यहां पर ये जो जीन है रिप्रेसर जीन, इसने भी फिर से बनाया। सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, रिप्रेसर जीन ने क्या किया बच्चों कि इसने भी 5' to 3' mRNA बनाया, और इसका रिप्रेसर mRNA क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया। इस प्रोटीन को इस प्रोटीन को हमने क्या बोला, रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पे इंड्यूसर है, इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये बन रहा है, तो इंड्यूसर आके इससे बाइंड हो जाएगा। ये इंड्यूसर आया और इंड्यूसर आके इससे बाइंड हो गया, इट्स अ इंड्यूसर। ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल इससे आके बाइंड हो गया। ठीक है बच्चों, इंड्यूसर का काम यहां पे कौन कर रहा है, लैक्टोज कर रहा है। अब जब इंड्यूसर इससे बाइंड हो गया, तो ये रिप्रेसर यहां पे ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे कौन सी जीन्स का, बीटा, जेड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या करेगा बच्चों, वाई परमिएज बनाएगा,
ए क्या करेगा, ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा, ठीक है बच्चों। ये सब अपना काम करेंगे, क्यों, क्योंकि इंड्यूसर यहां पे प्रेजेंट है। और ये कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, देखो बच्चों रिप्रेसर नॉर्मली तो यही काम करेगा, मतलब निगेटिव रेगुलेशन करेगा। रिप्रेशन नॉर्मली अपना काम करेगा, उसका नाम ही रिप्रेसर है बच्चों, उसका नाम ही रिप्रेसर है, तो वो नॉर्मली रिप्रेसर अपना काम करेगा। नॉर्मली रिप्रेसर अगर अपना काम करेगा तो ये क्या करेगा, निगेटिव रेगुलेशन इसको कहा जाएगा। इंड्यूसर जब आ जाएगा, इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। कब तक करेगा, जब तक इंड्यूसर खत्म नहीं हो जाता, जब तक मीडियम से इंड्यूसर पूरा खत्म नहीं हो जाता। ओके, और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर किसी मीडियम में लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों हैं, अगर किसी मीडियम में लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों हैं, तो ग्लूकोज पहले प्रिफर करेगा ई कोलाई, ठीक है, ग्लूकोज पहले प्रिफर करेगा अगर लैक्टोज कम है और ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है बच्चों। उसका एक अलग मैकेनिज्म है, वो आपको नहीं जानना है, आपको बस ये जानना है। लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर का काम नहीं करेंगे। ओके, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक आखिरी पॉइंट कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज आखिरी पॉइंट है बच्चों, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज नेवर एक्ट लाइक अ इंड्यूसर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपका ये लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।